हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास सेवन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, उसके पार्ट 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियोस में इसके दो पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा था टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, कमर्शियल टाउन, पोर्ट टाउन क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि तंजावुर जो एक चोला डायनेस्टी की कैपिटल है उसके बारे में पढ़ा था कि वो कैसा टाउन है। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के बारे में पढ़ा था। टेम्पल टाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने राजेश्वर मंदिर में बेल के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर मंदिर की घंटियाँ बजती रहती है, वो आवाज़ वो साउंड हमें सुनाई देती है। तो वही चीज़ें मतलब, और हमने ये पढ़ा था कि क्राफ्ट पर्सन्स जो है ना वो स्कल्पचर्स वगैरह बनाते हैं। तो वो जो बनाते थे उस टेक्निक का ये एक हमारा सब टॉपिक है जिसमें हम ये बताएंगे कि किस टेक्निक से वो मेटल की मूर्तियाँ बनाते थे। तो ये कहता है कि ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लोस्ट वैक टेक्निक। ये क्या थी ये टेक्निक तो ये कहता है कि ब्रॉन्ज इज ए अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। जो ब्रॉन्ज मेटल है, ब्रॉन्ज को बोलते हैं कासा। कासा एक जो है मिक्सचर है, एक मिक्स है मेटल बना मिक्सचर है मेटल का। दो मेटल से बनकर ब्रॉन्ज मेटल बनती है। कौन कौन सी? कॉपर एंड टिन। बेल मेटल कंटेन्स ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। तो ये जो बेल मेटल जो है ना, ये इसमें जो टिन होता है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, उसका रेशियो ज़्यादा होता है, और ब्रॉन्ज का कम होता है। मतलब इसमें टीन का कम होता है, टीन का ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। इसीलिए जो है ये बेल लाइक की साउंड, मतलब इस तरह से जैसे बेल बजती है ना, इस तरह की साउंड आती है इसमें से जब अभी इस पर हम टिक करते हैं। तो चोला ब्रॉन्ज स्टेट्यूज वर मेड यूजिंग द लोस्ट वैक टेक्निक। तो चोला डायनेस्टी में जो भी मेटल्स बनाई जाती थी ब्रॉन्ज से, वो किस तरह की बनाते थे? वो लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। ठीक है, अब ये लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या है? आप देखिए, ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, इस पिक्चर को आप देखिए। तो ये ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई है, और इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की है? लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ की गई है। अब इसको हम पढ़ते हैं कि लोस्ट वैक्स टेक्निक थी, इसका किस तरह से यूज़ किया जाता था ताकि ये मूर्तियाँ बनाई जाए। मतलब कि फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स। पहले एक इमेज बनाई जाती थी। किस चीज़ की बनाई जाती थी? वैक्स की, मोम की जो है एक प्रतिमा बनाई जाती थी। उसके बाद दिस वाज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। उसके बाद उसको उसके ऊपर एक क्ले का लेप, यानी कि जो चिकनी मिट्टी थी ना, उसका एक लेप उसके ऊपर लगा दिया जाता था और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट इट वाज हीटेड। जब वो सूख जाती थी तो उसके बाद उसको थोड़ा सा गर्म किया जाता था। एंड टीनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर। और उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के जो उस बना हुआ था, जो इमेज में थे, उस स्ट्रक्चर में एक छोटा सा होल कर दिया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद द मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल। और जो पिघला हुआ मोम, जो वैक्स जो है यानी कि मोम जो है, वो उस होल के रास्ते से उसके अंदर डाला जाता था। ठीक है, फिर जो पिघला हुआ है उसके अंदर से निकाला जाता था। देन मोल्टन मेटल वाज प्योर्ड इनटू ए क्ले मूव्ड थ्रू द होल। और उसके बाद में जो मोम है वो पिघल जाता था हीट की वजह से, तो उसको बाहर निकाला जाता था होल से, और उसके बाद उस होल में से ही मेटल को उसके अंदर फिट कर दिया जाता, उसके अंदर डाल दिया जाता। मेटल का जो मिक्सचर था वो मेल्टेड जो था वो उसके अंदर मोल्टन मेटल, यानी पिघला हुआ जो मेटल का जो लिक्विड होता था उसको उसके अंदर डाल देते थे। उसके बाद कहते हैं वन से मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड। जब जब वो मेटल सूख जाती थी, सॉलिड फॉर्म में आ जाती थी, तो देन क्ले कवर वाज केयरफुली रिमूव्ड। उसके बाद में जो क्ले का कवर था उसको आराम से निकाल लिया जाता था, हटा दिया जाता था। एंड द इमेज वाज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड। उसके बाद जो इमेज है उसको क्लीन किया जाता, साफ़ किया जाता था, एंड पॉलिश्ड, उसको चमका दिया जाता था। क्लियर? तो ये थी लोस्ट वैक्स तकनीक। अब हम इसमें बात करें कि क्या था। तो यानी कि मेटल के जो भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहते थे, पहले एक मोम की इमेज बनाई, वैक्स की इमेज बनाई, फिर उसके अंदर उसके ऊपर से एक क्ले की जो है लेप लगाया ताकि वो सूख जाए। सूखने के बाद में क्या आ गया कि उसको थोड़ा थोड़ा हीट किया गया ताकि वो मोम जो है वो पिघल कर निकल जाए। एक होल कर दिया, मोम उस होल में से निकल कर सारा बाहर आ गया। उसके बाद में उसी होल के अंदर से जो मिक्सचर होता था, जो लिक्विड फॉर्म में होता था, उसको उसके अंदर डाला जाता था मेटल का। और फिर बाद में जब वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता था, सूख जाता था, सॉलिड फॉर्म में आ जाता था मेटल, उसके बाद में जो क्ले की जो फॉर्मेशन थी उसको रिमूव कर दिया जाता था, और जो मेटल रेडी हो जाती थी उसको फिर फिनिशिंग दी जाती थी।
क्लियर। तो ये थी लोस्ट वैक्स टेक्निक से ब्रॉन्ज की जो नेक्स्ट है ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। From the 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. They usually had a mandapika or mandi of later times, to which nearby villagers brought their produce to sell. They also had market streets called hatta, heart of later times, lined with shops. Beside, there were streets of different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, एक्सेट्रा। क्या कहता है कि 8th सेंचुरी जो थी उसमें इस कॉन्टिनेंट में बहुत छोटे छोटे इन स्मॉल टाउन्स का एक बड़ा नेटवर्क बन गया था। ये नेटवर्क जो है कैसे बना था कि ये जो टाउन्स का ग्रुप जो है बेसिकली बड़े बड़े गाँव की वजह से बना था, उनसे हुआ था। उसमें क्या होता था कि उसमें बेसिकली एक मंडपिका जो है वो होती थी, जिसको बाद में मंडी कहा जाने लगा। ओके और उसके आसपास के जो गांव होते थे ना, जो स्मॉल टाउन्स थे उसके आसपास के जो गांव होते थे वो इन मंडियों में अपनी जो प्रोड्यूस वो करते थे एग्रीकल्चर से, उसको सेल करने के लिए यहाँ आते थे। उनमें ऐसी छोटी छोटी मतलब उनमें ऐसी गलियाँ होती थी, यानी कि इस मंडी में ऐसी गलियाँ होती थी जहाँ पर शॉप्स होती थी और मार्केट होती थी, जिसको हट कहा जाता था। बाद में इसको हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कारीगर्स, वर्कर्स और क्राफ्ट पर्सन्स, जैसे कि स्मिथ हो गए, मतलब हम हिंदी में बात करें तो कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर, यानी कि हर तरीके का जो काम, जो क्राफ्ट जो हाथ से काम करने वाला था, वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। ये लोग यहाँ पर अलग अलग मार्केट्स में रहते थे, ठीक है, मतलब अलग अलग मार्केट बनाकर रहते थे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो टाउन्स से टाउन में जो है रेजिडेंस बनाकर वहीं पर रहने लगे थे और वहीं से अपना कारोबार करते थे, अपनी ट्रेडिंग करते थे। जबकि मैनी कम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स एंड बाई लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट पैलेसेस लाइक हॉर्सेस, साल्ट, कॉम्पर, सैफरन, बेटल, नट एंड स्पाइस लाइक पेपर। तो कुछ तो यहीं पर जो है अपने यहीं के आसपास जो है या घर बनाकर यहीं पे रहने लगे थे और अपना ट्रेडिंग का काम करते थे, जबकि कुछ जो है वो अलग अलग एरियाज़ में एक टाउन से दूसरे टाउन, दूसरे टाउन से तीसरे टाउन, इस तरह से घूम घूम कर जो है सेलिंग और परचेजिंग का काम करते थे। और आसपास या नियर बाई के जितने भी एरियाज़ थे या दूर दराज से जो भी ट्रेडर्स हैं वो इन एरियाज़ में आते थे, ठीक है, क्या करने के लिए, जो क्रॉप हुई है उसको ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए, या दूसरे स्थानों से जो प्रोडक्ट्स वो लेके आते हैं, जैसे कि हॉर्सेस हो गए, साल्ट हो गया, कपूर हो गया, किसी पान सुपारी या फिर पीपर यानी कि ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च वगैरह, इस तरह के मसाले ख़रीदने या बेचने के लिए यहाँ पर आते थे। क्लियर। इसके बाद हम बात करें, ये पिक्चर्स देखो, ये इसका एक इस पिक्चर में ये शो किया गया है कि किस तरह के लोग उस मार्केट में रहते थे, किस तरह वो काम करते थे। यूजुअली ए सामंता और इन लेटर टाइम्स ए जमींदार built a fortified palace in or near these towns. They lived taxes on traders, artisans, and articles of the trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples, which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscriptions that have survived of this day। कहता है कि आमतौर पर बेसिकली क्या होता था कि कोई ना कोई सामंत या फिर कहें कि जमींदार, बाद में जो है उनको जमींदार कहने का, तो इन टाउन्स में या इनके आसपास जो है वो किलेबंदी करके, मतलब कि पैलेसेस अपने बना करके और वहीं पर अपनी रेजिडेंस बना लेते थे, उनके पास में रहने लग जाते थे, ठीक है, अपना महल बना लिया, अपना पैलेस बना लिया या अपना किला बना लिया, ठीक है।
इन ये जो सामंत या जो थे, ये ट्रेडर्स से, क्राफ्ट पर्सन से, या फिर जो मार्केटिंग करने वाले उन लोगों से जो ये सेलिंग करते थे, जो प्रोडक्ट्स होते थे उसके ऊपर टैक्स लगाते थे। और कभी कभी इन टैक्स का कलेक्शन करने का भी जो राइट है ना, वो किसको दे देते थे वो लोग, मतलब टैक्स करने लगाते थे। और कभी कभी टैक्स की कलेक्शन का काम किसको दे देते थे, जो वहाँ पर टेम्पल्स बने हुए ना उनको दे देते, मतलब टेम्पल्स में जहाँ पर वहाँ पर उनके पास जो पंडित वगैरह पुरोहित हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे, ठीक है, कि आपको वहाँ पर जाकर टैक्स सबमिट करवाना है, और वहाँ से फिर वो सामंती या फिर जमींदार के पास चला जाएगा। इनका जो मतलब जिन टेम्पल्स वगैरह का निर्माण जो है, या तो स्वयं उन सामंत और या उन्होंने करवाया होता है, या फिर जो मर्चेंट्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, उनके द्वारा करवाया जाता होगा, ठीक है। और ये ऐसे राइट्स का जो हम कहते हैं कि भी ये जो राइट है ये किसका, मतलब टैक्स कलेक्शन का काम जो है ये इसको दे दिया गया, तो ये राइट का हमें पता कहाँ से चलता है, ये पता चलता है हमें उन इंस्क्रिप्शन से जो कि आज के टाइम पे देखे जाते हैं, उनको पढ़ने से हमें पता चलता है कि इस तरह से टैक्स कलेक्शन का काम किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैक्स ऑन मार्केट। ये हमारा एक सब टॉपिक है। इसमें ये बताया कि जो टैक्स कलेक्शन का काम सामंत और जमींदार किसको दे देते थे, टेम्पल अथॉरिटीज़ को दे देते थे, तो उसका हमने देखा था कि इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। तो वो चीज़ यहाँ पे एक एग्जाम्पल के बताइए कि द फॉलोइंग इज ए समरी फ्रॉम द 10th century इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान विच लिस्ट द ड्यूज दैट वर बी कलेक्टेड बाय द टेम्पल अथॉरिटीज़। ये क्या कहता है कि यहाँ राजस्थान 10वीं शताब्दी में 10th century में राजस्थान से एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और उससे कंक्लूजन निकाला है कि यहाँ पर टेम्पल अथॉरिटीज़ को जो टैक्स दिया जाता है ना, वो किस किस रूप में टैक्स कलेक्शन करते थे उसका एक लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो किस किस जैसे थी, देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑफ sugar and jaggery, dues, thread and cotton, on coconut, salt, acornuts, butter, sesame oil, on clothes। तो अब ये प्रोडक्ट्स के नाम बताए इन्होंने, शक्कर और गुड़ पर, रंग पर, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़ों पर टैक्स लगाए जाते थे। कहते हैं कि बिसाइड देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स एंड डिस्टिलर्स, ऑन ऑयल एंड ऑन कैटल फोडर एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन्स। ये कहता है कि इसके अलावा जो ट्रेडर्स आते थे उनके ऊपर, जो मेटल की चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाते थे उनके ऊपर, आवाज़ का जो आने जाने वाले उनके ऊपर, ऑयल के ऊपर, और जो पशु का चारा मतलब खरीदते और बेचते प्रोड्यूस करते थे उनके ऊपर, और अनाज के बोरों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। सम ऑफ दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड वाइल अदर वर कलेक्टेड इन कैश। कुछ जो टैक्सेस थे वो प्रोडक्ट्स के रूप में यूज करते थे, यानी कि चीज़ों के रूप में, वस्तु के रूप में लिए जाते थे। कुछ जो है वो नकद रूप यानी कि कैश के रूप में, पैसे के रूप में कलेक्शन की जाती थी। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हमें पता चल गया कि इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि टेम्पल्स अथॉरिटीज़ को टैक्स कलेक्शन का राइट कैसे मिला हुआ था। ओके, आज के लिए इतना ही।